एक जंगल में कालू कौवा अपनी दो पत्नियों के साथ रहता था। उसकी पहली पत्नी उम्र के साथ साथ बदसूरत होती जा रही थी, इसलिए उसने दूसरी खूबसूरत कवि से शादी कर ली। कवि की पहली पत्नी का नाम गोरी कवि और दूसरी पत्नी का नाम पिंकी कवि था। काफी समय बीत जाता है और फिर एक दिन ऐसा आता है कि पिंकी कवि को अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व होता है और वो गोरी कवि के साथ बुरा व्यवहार करने लगी। ये किसने किया? मेरी मेकअप किट को किसने छुआ? पिंकी, मैंने कल इस किट को थोड़ा सा इस्तेमाल किया था। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी। अरे वाह, मुझे तो लगा था कि तुम भिखारी हो, मगर अब भिखारी के साथ साथ चोर भी बनती जा रही हो। ये सुनकर गोरी कवि रोने लग जाती है। तुम मुझे ऐसा क्यों कह रही हो पिंकी? मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तुमसे बड़ी हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा भला कैसे कर सकती हो? क्या कहा? मुझसे जुबान लड़ाती हो? अब देखना कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। रात को जब कालू कौवा घर आता है तो वो गोरी कवि से पूछता है, गोरी, पिंकी कहाँ है? कालू जी, पिंकी अपने कमरे में मेकअप कर रही है। अगर कोई काम है तो मुझे बताओ। तभी पिंकी कवि भी वहाँ आ जाती है। अरे वाह वाह, मैं जरा अंदर क्या गई, तुम तो कालू जी के कान भर रही हो। नहीं नहीं पिंकी, मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा, मेरे मेकअप करने से तुम्हें भला क्या इतराज है? पिंकी, तुमने मुझे गलत समझा है। तुम दोनों आपस में लड़ाई मत करो। अब जल्दी से गोरी जाओ और मेरे लिए खाना लेकर आओ। फिर गोरी कवि चुपचाप रसोई की ओर चली जाती है। अरे पिंकी कवि, मेरी खूबसूरत पत्नी, तुम उस भला बुढ़िया से क्यों लड़ती हो? तुम उसे नजरअंदाज किया करो। कल सुबह मैं काम के सिलसिले में पास के जंगल में जा रहा हूँ। मैं रात को वापिस आऊंगा। तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, लेकिन जब मैं आऊं तो मुझे उस बदसूरत गोरी का चेहरा नहीं दिखना चाहिए। गोरी कवि रसोई में ही सोती थी। किसी को भी मेरी कोई परवाह नहीं है, मैं यहाँ क्यों रहूं? लेकिन मैं जाऊंगी कहाँ? मेरा तो कोई भी नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ भी नहीं रहना, मैं चली जाती हूँ। ऐसा सोचते हुए गोरी कवि उसी रात अपने घर से निकल जाती है और वो घने जंगलों की ओर चली जाती है। वो सुबह सूरज निकलने पर अपने आप को एक घने जंगल में पाती है, जहाँ उसे एक पुराना पेड़ दिखाई देता है। पेड़ के आसपास बहुत सारे पुराने पत्तों का ढेर था। अरे, इस पेड़ के साथ में कितनी गंदगी है, मुझे इसे साफ करना चाहिए ताकि ये पेड़ भी सांस ले सके। फिर गोरी कवि तेजी से वो सारे पत्ते वहाँ से हटा देती है। तुम कौन हो? पेड़ जी, मैं गोरी हूँ, मैंने अपने पति का घर छोड़ दिया। ठीक है कवि, तुम्हें आगे जाना होगा ताकि तुम्हारे दुख खत्म हो जाएं। फिर वो पेड़ के बताए हुए रास्ते पर उड़ने लगती है। वो थोड़ी दूर जाती है तो देखती है कि एक पेड़ अपने फलों के कारण नीचे झुका हुआ था। अरे, इस पेड़ को तो सहारा देना चाहिए, मैं क्या करूं? हाँ, मैं कुछ लकड़ियां लाकर इस पेड़ को सहारा देती हूँ। फिर गोरी कवि ऐसा ही करती है। वो कुछ लकड़ियां लाकर उस पेड़ को सहारा देती है। अरे वाह, मुझे तो मजा ही आ गया। अरे कवि, तुम्हें आगे और जाना होगा, उस और तुम्हें एक झील मिलेगी। तुम बस उस झील में एक बार डुबकी लगाओगी तो तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। फिर गोरी कवि उस पेड़ के बताए हुए रास्ते पर चली जाती है। जल्द ही उसे एक जादुई झील दिखाई देती है। गोरी कवि उस झील में छलांग लगाती है और जब वो बाहर निकलती है तो वो फिर से नौजवान कवि बन चुकी थी। वो पहले से बहुत सुंदर हो गई थी। गोरी कवि अपने आप को देखकर बहुत खुश होती है और वो फिर से उसी झुके हुए पेड़ के पास लौट जाती है। कवि, तुम बहुत अच्छी हो और दयालु हो, इसीलिए तुम इसी के लायक थी। तुम मेरी शाख का एक पत्ता तोड़ लो, इससे तुम मनचाहा भोजन पा सकोगी। अब तुम लौट जाओ और खुश रहो। धन्यवाद पेड़ जी। फिर गोरी कवि वहाँ से उड़ जाती है। जब वो उस पहले बूढ़े पेड़ के पास जाती है तो वो उसे रोक लेता है। बेटी,
तुम एक अच्छी पक्षी हो, ये जादुई बर्तन तुम रख लो। जब भी तुम इस मटके में पंख डालोगी तो इसमें से कीमती जेवर निकल आएंगे। अब तुम अपने घर जाओ और अपना जीवन खुशी से जियो। फिर गौरी कभी वहाँ से अपने घर लौट आती है। अरे ये सब तुम्हें कहाँ से मिला, और हाँ, तुम जवान कैसे हो गई? गौरी कभी ने पिंकी कभी को सारी बात बता दी। पिंकी, अगर तुम्हें भी ये सब चाहिए तो तुम जाकर ले लो। मैं तुम्हारी तरह भिखारी नहीं हूँ। मैं जाऊंगी जंगल में और जाकर सब कुछ देख लूंगी। फिर पिंकी कभी जंगल में जाती है। उसे वही पुराना बड़ा पेड़ दिखाई देता है, लेकिन वो वहाँ नहीं रुकती। वो सीधा झुके हुए केले के पेड़ के पास जाती है। अरे सुनो, वो जादुई झील कहाँ है? मैं आपको बताऊंगी। पहले आपको मेरी मदद करनी होगी, नहीं तो मैं टूट जाऊंगी। ये मेरी समस्या नहीं है, मुझे बस बताओ कि वो जादुई झील कहाँ है, वरना मैं खुद तुम्हें तोड़ दूंगी। फिर पिंकी कभी आगे की ओर बढ़ जाती है, जहाँ उसे वो जादुई झील मिल जाती है। वो उस झील में डुबकी लगाती है और फिर वो पहले से सुंदर हो जाती है। लेकिन पिंकी कभी लालची थी और वो सोचती है, अगर एक डुबकी से मैं इतनी सुंदर हो गई हूँ तो क्या होगा अगर मैं एक और डुबकी लगा लूं। फिर पिंकी कभी डुबकियां लगाती जाती है। फिर उसके जैसा कोई भी बदसूरत नहीं था। वो बुरी से बुरी होती जाती है, वो बूढ़ी होती जाती है। ऐसे वो डुबकियां लगाते लगाते मर जाती है। कालू कौवा जब घर आता है तो उसे गौरी कभी दिखाई देती है। वो अपनी पहली पत्नी गौरी को इतना सुंदर देखकर बहुत खुश होता है। फिर वो गौरी कभी के साथ ही खुश रहने लगता है। जंगल में गहरे बादल छाए हुए थे। रानू चिड़िया, हरियाली तोती और लूसी कबूतरी अपने अपने बच्चों को लेकर कौवों के घर जाती हैं। गौरी बहन, मौसम बहुत खराब है। ऐसे मौसम में हम बच्चों को अकेला छोड़कर भोजन लेने नहीं जा सकती। बादलों को तो देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी समय भी बरसात शुरू हो जाएगी। अगर मीठू जी और कबूतर भैया दूसरे जंगल ना जाते तो हमें ऐसी मुश्किल ना आती। मेरे पास एक उपाय है, अगर तुम सबको अच्छा लगे तो। बताइए बताइए लूसी बहन, आपके पास क्या उपाय है? चिड़िया बहन, हम ऐसा करते हैं कि अपने अपने बच्चे गौरी और कालू के पास छोड़ जाते हैं। गौरी और कालू बच्चों का ध्यान रखेंगे और हम सब मिलकर भोजन ले आती हैं। परंतु लूसी बहन, भोजन तो हमारे पास भी नहीं है, हमें भोजन कौन देगा? कालू भैया, आप चिंता न करें, हम सब आपके लिए भी भोजन ले आएंगे। हम आपके बच्चों की रक्षा अपने बेटे जैसे ही करेंगे। अब जल्दी से जाएं आप, हवा बहुत तेज है। फिर सभी पक्षी अपने अपने बच्चों को कालू और गौरी के पास छोड़कर चले जाते हैं। वो सब जानती थीं कि उन्हें भोजन कहाँ से मिलेगा। वो तीनों पहाड़ों की ओर जाती हैं, जहाँ उन्हें एक पेड़ के नीचे कुछ चावल मिल जाते हैं। उसी समय बारिश भी शुरू हो जाती है। चिड़िया बहन, भोजन तो हमें मिल गया है। हम ऐसा करती हैं, कुछ देर वो सामने वाली गुफा में बैठ जाती हैं। जब बारिश रुकेगी तो भोजन घर ले जाएंगे। फिर वो सब पास ही एक गुफा में चली जाती हैं। बारिश बहुत तेज थी। कौवा और कपी का घर ज्यादा सुरक्षित ना था। थोड़ी ही देर बाद उनके घर की छत टपकने लगती है। कालू जी, पानी घर के अंदर आ रहा है। अगर बच्चे भीग गए तो सबको ठंड लग जाएगी और बच्चे बीमार हो जाएंगे। गौरी, हमें बच्चों को भीगने से बचाना होगा। मैं अभी छत के ऊपर जाकर देखता हूँ। फिर कालू कौवा अपने घर की छत के ऊपर जाता है। यहाँ तो छत पर ढेर सारे छेद हैं। ऐसे मौसम में घर की मरम्मत भी नहीं हो सकती। मैं जाकर गौरी को बताता हूँ। कालू, जो भी है, हमें पानी को तो रोकना ही होगा। हमें बच्चों को भीगने से बचाना होगा। वो तीनों बच्चों को हमारे सहारे छोड़कर गई हैं। गौरी, तुम ऐसा करो कि बच्चों के पास ही बैठो। मैं अपने मामा जी के पास जाता हूँ। मेरे मामा जी के पास एक छाता है, मैं वो छाता लेकर आता हूँ। कालू जी, जल्दी आना और अपना ध्यान रखना।
फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है। तेज हवा और तेज बारिश में कालू उड़े जा रहा था। वो बहुत मुश्किल से उड़ पा रहा था। उसे तो बहुत ठंड लग रही थी। और फिर कालू कौवा अपने मामा जी के घर पहुंच जाता है। मामा जी, अपना छाता मुझे 1-2 दिन के लिए दे दे। सब पक्षियों के बच्चे मेरे घर पर हैं और मेरा घर टपकने लगा है। कालू, पक्षी अपने बच्चों को तुम्हारे पास छोड़कर कहाँ गए हैं? मामा जी, वो सब भोजन लेने गए हुए थे कि बारिश